अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द डायाफ्राम सेल। जिस तरह से स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल को डिस्कस किया था बाय द डाउन सेल, तो आज के लेक्चर में इसी तरह हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन को डिस्कस करेंगे बाय द यूज़ ऑफ डायाफ्राम सेल। कि डायाफ्राम सेल को यूज़ करके किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को कमर्शियली जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के जो लेक्चर में हम सबसे पहले जो है इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की तरफ आएंगे कि किस तरह से जो डायाफ्राम सेल है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके अंदर जो वर्किंग होगी वो किस तरह से होगी। इसके बाद जो है हम केमिस्ट्री की तरफ आएंगे, केमिस्ट्री ऑफ द डायाफ्राम सेल की तरफ, ठीक है। केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस इन डायाफ्राम सेल, कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस जो है वो डायाफ्राम सेल में हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि मेजर प्रॉब्लम्स कुछ हैं जो कि डायाफ्राम सेल में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वर्किंग, जब वर्किंग हो रही होती है उस दौरान कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो टू मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो ड्यूरिंग वर्किंग आते हैं हमारे पास, ठीक है, मेजर प्रॉब्लम्स। तो उनका फाइनली जो है लास्ट में हम उसके सोल्यूशन जो है उसको भी देखेंगे, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि डायाफ्राम सेल क्या है और किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं हम इंट्रोडक्शन से। दैट इज सबसे पहले हम क्या डिस्कस करना है, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द डायाफ्राम सेल, ये आपका टॉपिक है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, हम इसे कहेंगे, मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, ठीक है। Sodium hydroxide is manufactured on the large scale by the electrolysis of aqueous solution of common salt in a diaphragm cell, ठीक है। आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, जिस तरह से आपने सोडियम मेटल को प्रिपेयर किया था बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है ऑफ एक्वस सोल्यूशन, यानी कि आपने एक्वस सोल्यूशन लेना है ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आपका जो है वो NaCl है, ठीक है। NaCl इसे कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं आप, और इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट की आपने क्या करनी है, उसके एक्वस सॉल्यूशन की आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है इन अ डायाफ्राम सेल में। अब ये आपको सेल मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है, ये डायाफ्राम सेल है और इसको हम यूज़ करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स डायाफ्राम सेल, और मैंने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, फर्स्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरह से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। डायाफ्राम सेल में आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो था कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे हुई हुई है आपके डायाफ्राम सेल की। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, द सेल इज मेड ऑफ स्टील टैंक, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये आपको जो सेल है, ठीक है, डायाफ्राम सेल, ये किससे बना हुआ है, स्टील टैंक से, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये सारी इसकी जो कंस्ट्रक्शन, ये बाहर आउटर जो लाइनिंग है ये क्या है, स्टील टैंक है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। सो अब इसके अंदर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में देखा हमने, सबसे कहा पहले कि ये स्टील टैंक से बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जिनको हम कहते हैं कलेक्टिवली हम कहते हैं कैथोड एंड एनोड, ठीक है। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जो इसका कैथोड बना हुआ है और एनोड जो बना हुआ है वो किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो कैथोड को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, तो कैथोड क्या है, दैट इज एन ओब्लोंग परफोरेटेड स्टील वेसल लाइंड इनसाइड विद एस्बेस्टोस डायाफ्राम सर्व्स एज कैथोड। अब कैथोड कौन किस तौर पर कैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पर देखिए फिगर है आपके पास, ठीक है। इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि एन ओब्लोंग परफोरेटेड स्टील वेसल, ओब्लोंग का मतलब यानी कि लॉन्ग के लिहाज से ही, ठीक है, इलोंगेटेड जो लंबा हो, ठीक है। तो इलोंगेटेड यानी कि आपने परफोरेटेड स्टील वेसल, आप देख रहे हैं परफोरेटेड वर्ड यूज़ किया जा रहा है जिसके अंदर परफोरेशंस मींस पोर्स हों, सुराख हों, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने मेंशन किया हुआ है परफोरेटेड आयरन कैथोड, यानी कि ये जो है ये परफोरेशन जिसमें स्मॉल पोर्स आपको नजर आ रहे हैं सुराख हुए में, ठीक है, जिसमें से ये जो है नीचे मटीरियल आ रहा है, ठीक है। तो ये परफोरेशन जो है परफोरेटेड आयरन कैथोड है, ठीक है, ये एक्ट कर रहा है एज कैथोड, ठीक है। और बताया हुआ है कि दैट इज लाइंड इनसाइड विद एस्बेस्टोस डायाफ्राम, और इसके अंदर ये लाइनिंग जो हुई हुई आप देख रहे हैं, ये किससे मेंशन, यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है एस्बेस्टोस डायाफ्राम, ठीक है, ताकि ये लाइनिंग इसको शो कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो रोल है उसको भी हम आगे फर्दर जो है डिस्कस करेंगे, और ये हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया कि आयरन कैथोड यानी कि जो कैथोड है वो किस तरह से बना हुआ है, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई हुई है, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको कि स्टील वेसल है, ठीक है, दैट इज लाइंड इनसाइड विद
एस्बेस्टोस डायफ्राम दैट विल एक्ट एज कैथोड, जो कि सर्व करेगी एज अ कैथोड। अब इसका रोल क्या है? इट इज़ प्रोवाइडेड विद अ कॉन्स्टेंट लेवल डिवाइस टू कीप द वेसल फिल्ड टू द स्पेसिफाइड लेवल विद ब्राइन। अब इसका रोल क्या है कि ये जो है कांस्टेंट लेवल डिवाइस, यानी कि ये आप देख रहे हैं कि ये इसके लेवल को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है, ठीक है। एक स्पेसिफाइड लेवल जो है यहाँ पर इसको मेंटेन रख रहा है विद ब्राइन। ब्राइन क्या है? दैट इज आप कहते हैं ब्राइन इज कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि अब एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl जब आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, आप उसको वाटर में डालते हैं, ठीक है, तो वो जो सोल्यूशन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। समझ आ गई आपको? तो ब्राइन ये हो गया। तो अब इसको लेवल को, ये जो अंदर है, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन NaCl, तो ये सॉल्ट सोल्यूशन ये क्या एक्चुअली इसके अंदर ब्राइन है, ठीक है, तो उसके लेवल को क्या कर रहा है? मेंटेन रख रहा है, कॉन्स्टेंट लेवल तक जो है उसको रख रहा है, ठीक है। ये हमने कैथोड को डिस्कस किया। इसी तरह जो है अब हम डिस्कस करते हैं एनोड को, कि एनोड जो है वो किस तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई भी है। तो ये है स्टूडेंट्स आपके एनोड को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट एनोड इज हेल्ड विद इन द यू शेप्ड डायाफ्राम, ठीक है। ग्रेफाइट एनोड कैसे बना हुआ है? कि यू शेप डायाफ्राम में है, ठीक है, इनसाइड द यू शेप डायाफ्राम एंड इट प्रोजेक्ट्स इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, ये फिगर देखें तो इस फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये ग्रेफाइट एनोड है, ठीक है। ये सेंटर में ये जो बताया जा रहा है ग्रेफाइट एनोड है, दैट इज प्लेस्ड इनसाइड विद इन द यू शेप डायफ्राम। आप ये देख रहे हैं यू शेप्ड है, ठीक है। डायफ्राम के अंदर ये जो है ये रखा गया है ग्रेफाइट एनोड, ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ग्रेफाइट एनोड यू शेप्ड जो है डायफ्राम के अंदर जो है ये है, ठीक है। एंड इट प्रोजेक्ट्स इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन, और ये सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ये आपका ब्राइन जो सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl उसके अंदर प्रोजेक्ट किया गया है, मींस उसके अंदर रखा गया है इसको, ठीक है। द स्टीम इज ब्लोन, अब आप देख रहे हैं द स्टीम इज ब्लोन ड्यूरिंग द प्रोसेस विच कीप्स द इलेक्ट्रोलाइट वार्म एंड कीप द परफोरेशंस क्लियर। अब जो स्टीम है वो साथ में ब्लो की जा रही है प्रोसेस के दौरान, ताकि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या रहे? वार्म रहे, ठीक है, गर्म रहे। एंड कीप द परफोरेशंस क्लियर, और जो इसके अंदर सुराख हैं, जो परफोरेशंस हैं, इनमें कोई ब्लॉकेज ना आए, उनको क्लियर रखने के लिए जो है इसको हम क्या करें? साथ में स्टीम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि परफोरेशंस भी क्लियर रहें, ठीक है, उसमें कोई ब्लॉकेज ना आए, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी वार्म रहे। तो इस तरह से हम जो है ये एनोड को हमने डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स अब हमने जो है हमने कैथोड और एनोड को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो प्रोसेसेस हो रहे हैं इनके क्लोरीन, इस प्रोसेस के दौरान जो है क्लोरीन गैस वो कहाँ पर इवॉल्व हो रही है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो किस तरह से रिलीज़ हो रही है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि द क्लोरीन रिलीज्ड एट द एनोड राइजेस इनटू द डोम एट द टॉप, ठीक है। तो क्लोरीन जो गैस रिलीज हुई है, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान, इसको हम जब केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो उसमें आप रिएक्शंस के थ्रू भी देखेंगे कि किस तरह से क्लोरीन जो है वो रिलीज हुई है, ठीक है। क्लोरीन रिलीज होगी एट द एनोड, ठीक है। आप ये देखें फिगर को, तो ये फिगर है आपके पास, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट एनोड है, इसके ऊपर यहाँ पर देखें तो ये मेंशन हुआ है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, क्लोरीन जो है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, ये इस आउटलेट से ये बाहर निकल रही है, ठीक है, क्लोरीन। तो ये कौन से वाले पोर्शन पे? एनोड वाले पोर्शन से, ठीक है। राइजेस इनटू द डोम, ये डोम देख रहे हैं आप, गुंबद नुमा को वो है, ठीक है, डोम है जो टॉप पे, तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो रिलीज हो रही है। जबकि क्या है नेक्स्ट? वाइल हाइड्रोजन रिलीज्ड एट द कैथोड। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि क्लोरीन जो है वो रिलीज हुई एट दी एनोड, जबकि हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हुई है एट दी कैथोड, यानी कि दो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे जो है दो डिफरेंट गैसेस जो हैं वो रिलीज हुई हैं, ठीक है, एस्केप्स थ्रू अ पाइप। और ये कैथोड आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये है ना परफोरेटेड आयरन कैथोड, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो इनलेट है ये वाला, ये सॉरी आउटलेट, इससे ये इस पाइप से जो है ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिलीज हो रही है इस कैथोड से, ठीक है, इस कैथोड वाले पोर्शन से। सो दो ऑपोजिट जो इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड से जो है क्लोरीन गैस रिलीज हुई एनोड वाले साइड से, और कैथोड में से जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई है, ठीक है, और एस्केप हुई है थ्रू अ पाइप। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई कैथोड और एनोड की, कि वहाँ पर जो रिस्पेक्टिव यानी कि इलेक्ट्रोड से जो है जो गैसेस
गैसेस रिलीज हुई, इनकी बात हमने डिस्कस की। तो नेक्स्ट है कि दी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन स्लोली परकोलेट्स इनटू अ कैच बेसिन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है प्रिपेयर करना है, तो अब यहाँ पर जो सोल्यूशन आपको मिल रहा है, ठीक है, वो स्लोली किधर आ रहा है, कैच बेसिन में। तो ये आपका कैच बेसिन है, ठीक है, ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पर फिगर में, आप देख सकते हैं ये कैच बेसिन है। और इसमें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है परफोरेशंस के बाद जो है परफोरेशंस के थ्रू जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कैच बेसिन में जो है वो डाउन डायरेक्शन में जो है वो नीचे आ रहा है, परकुलेट कर रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली, ठीक। तो ये हमने जो है डिस्कस किया अभी तक। स्टिल हमने जो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को डिस्कस किया कि कैथोड पे और एनोड पे जो है वो क्या क्या प्रोसेस होगा और कौन सी गैसेस जो है वो कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी और एनोड पे जो है वो कौन सी गैस जो है वो रिलीज होगी, और किस तरह से आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है वो परकुलेट करेगा, कैच बेसिन में जो है वो आएगा और किस तरह से यहाँ पर जमा होगा, ठीक है। तो इसको डिस्कस किया। तो अब हम स्टूडेंट्स, तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट में जो है वो परफोरेशन डायफ्राम को डिस्कस किया था कि हम इसका जो है पर्पस भी देखेंगे कि डायफ्राम का क्या रोल है। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, फिगर 2.6b, ठीक है। ये फिगर आपको बता रही है दैट शोज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द सेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ डायफ्राम, कि डायफ्राम को आपने यहाँ पर क्यों यूज़ किया था, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका एनोड कंपार्टमेंट है। इसे एनोड कंपार्टमेंट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव जो है चार्ज प्लेट है जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसी वजह से ये एनोड कंपार्टमेंट है। जबकि ये जो है दूसरी साइड पे जो आप देख रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, तो इसी वजह से हमने इसको कह दिया कैथोड कंपार्टमेंट। और इनके बीच में आप देख रहे हैं कि इनके बीच में जो स्पेस है ये, ठीक है, ये आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे से आपस में सेपरेट हुए हुए हैं कि एनोड कंपार्टमेंट कैथोड कंपार्टमेंट को सेपरेट किया गया है, ठीक है, किसके थ्रू सेपरेट किया गया है, डायफ्राम के थ्रू, ठीक है, डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है कि एनोड को कैथोड से सेपरेट करता है। अगर ये इसको डायफ्राम ना यूज़ किया जाए तो एनोड और कैथोड दोनों मिक्स हो जाए और Na जो है यानी कि यहाँ के जो सॉल्ट है, यानी कि जो पार्टिकल्स यानी कि क्लोराइड आइंस जो है, सॉरी आइंस जो है वो यहाँ के आइंस के साथ कंबाइन होकर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है वो नहीं बन सकेगा, ठीक है। तो डायफ्राम क्या रोल प्ले कर रहा है कि इन दोनों को आइंस को, जो ऑपोजिट आइंस हैं, इनको मिक्स नहीं होने देता, ठीक है। मिक्स होने से कुछ और जो है वो आपका जो है सॉल्यूशन कुछ और बन सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये रोल कैसे प्ले कर रहे हैं कि ये इनकी मिक्सिंग नहीं होने देता। तो ये इसका रोल है डायफ्राम का, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज केमिस्ट्री ऑफ द डायफ्राम सेल, कि अब डायफ्राम सेल जो है उसमें कौन कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, यानी कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस जो है वो इन्वॉल्व हैं डायफ्राम सेल में हो रहे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सो व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, क्लोरीन इज गिवन ऑफ। अभी आपने पढ़ा था कि एट द एनोड जो है क्लोरीन जो गैस है वो इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। तो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, उसको हम देखते हैं। एट एनोड मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन होती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की हुई है स्टूडेंट्स के एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, एट एनोड ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। और एट कैथोड जो है वो क्या होती है, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है प्रोडक्ट साइड पे मतलब लूज हुए हुए हैं, ठीक है। ये क्लोराइड आयंस जो हैं एक्वस फॉर्म में, ठीक है, ये क्या हुए हैं, ये आप देख रहे हैं माइनस से ये फ्री फॉर्म में Cl2, ठीक है, क्लोरीन। तो ये जीरो स्टेट में चला गया है, ठीक है। -1 से ये किस में आया, जीरो में, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। -1 से किधर गया, पॉजिटिव जीरो की तरफ गया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज हो गया और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है और वो कहाँ पर होता है, एट एनोड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये देख रहे हैं आप Cl2 दैट इज क्लोरीन गैस, ये जो है ये इवॉल्व होगी या रिलीज होगी एट दी एनोड, ठीक है। एनोड जो है इलेक्ट्रोड उस पे, ठीक है। अब कैथोड की बात करते हैं, कैथोड पे क्या प्रोसेस होगा। एट कैथोड हाइड्रोजन इज डिस्चार्ज्ड बाय द रिडक्शन ऑफ वाटर। अब होता क्या है, कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो डिस्चार्ज होगी, हाइड्रोजन गैस यानी कि वो रिलीज होगी, डिस्चार्ज मतलब रिलीज हो रही है बाय द रिडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि आप ये वाटर देख रहे हैं, वाटर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ पर लूज हुए हैं वो यहाँ पर गेन हुए, ठीक है। और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होती है, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो अब क्या होगा,
कि ये वाटर जो जब इलेक्ट्रॉन्स ये रिडक्शन होगी इसकी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयंस में, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। अब रिएक्शन को भी देख लीजिए कि बैलेंस्ड है कि 2 ऑक्सीजन है और साथ में 4 हाइड्रोजन है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में है, तो ये तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है, जो कि कैथोड कंपार्टमेंट पे, कैथोड वाली साइड पे जो है, कैथोड इलेक्ट्रोड पे जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो आपने देखा कि क्लोरीन जो है वो रिलीज हुई है एट एनोड और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हुई है एट कैथोड। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के हमने कहा रिडक्शन हुई है, ठीक है, रिडक्शन कैसे हुई है इसको मैं डिस्कस कर देती हूँ आपसे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि ये ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो -2 होती है और हाइड्रोजन की +1, तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो +1 के लिहाज से अगर करें तो ये +2 बन रही है, ठीक है, ये +2 और ये -2। अब देखें हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन जब गया तो ये किस स्टेट में आ गया, 0 में, तो ये +2 से 0 में आया है, इसका मतलब है कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब कि इसमें क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, रिड्यूस हो गया है। तो इस तरह से +2 से 0 आया, तो मतलब ये प्रोसेस ऑफ रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो डिस्कस किया केमिस्ट्री ऑफ डायफ्राम सेल को। अब हम जो है ओवरऑल रिजल्ट जो है वो रिएक्शन का वो क्या है उसको डिस्कस करते हैं कि ब्राइन लूजेज इट्स क्लोराइड आयंस एंड द सॉल्यूशन टर्न्स इंक्रीजिंगली अल्कलाइन इन कैथोड कंपार्टमेंट, ठीक है। ब्राइन जो है दैट इज मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड भी आप कहते हैं या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जब यानी कि वाटर को आपने सोडियम क्लोराइड को आपने वाटर में डाला हो, ठीक है, तो वो ब्राइन है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो उसका होगा, तो वो लूज करेगा क्लोराइड आयंस को एंड द सॉल्यूशन टर्न्स इंक्रीजिंगली अल्कलाइन इन कैथोड कंपार्टमेंट। कैथोड कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है जो कि हमने रिएक्शन के थ्रू देखा कि कैथोड कंपार्टमेंट में जो है तो सॉल्यूशन आपका ये हाइड्रोक्साइड आयन ये आपको मिल रहा है, ठीक है, तो जो कि क्या होगा, हाइड्रोक्साइड इनके बेसिक है ना, ठीक है, अल्कलाइन है, अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड आयन OH जो आपको देता है वो बेस होती है, ठीक है, तो ये इस वजह से जो सॉल्यूशन होगा वो आपका इंक्रीजिंगली क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा कैथोड कंपार्टमेंट में। तो ये इसका जो है ओवरऑल रिजल्ट था रिएक्शन का। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट था कि 2 मेजर प्रॉब्लम्स जो कि ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ डायफ्राम सेल जो हो रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं कि क्या कौन से 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो हो रहे होते हैं वो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, क्लोरीन प्रोड्यूस्ड कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड आयन इन कोल्ड ड्यूरिंग गिविंग हाइपोक्लोराइड आयंस। तो अब ये जो क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई थी, ठीक है, क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व हुई थी आपकी एनोड कंपार्टमेंट में, एनोड से एट एनोड, तो वो जो है क्या करेगा, वो कैथोड से जो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज हुए हैं, ठीक है, तो उसके साथ जो अगर ये रिएक्ट कर जाए, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में ये क्या देंगे आपको, हाइपोक्लोराइड आयंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे और साथ में क्लोराइड आयन और साथ में वाटर जो है वो ऑब्टेन होगा, ठीक है, वाटर जो है वो आपको रिएक्शन चैम्बर में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये हाइपोक्लोराइड आयन जो है ये प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो है ये आप कह लें कि डिसएडवांटेज है या आप कह लें कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकंड जो है प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोक्साइड आयन में बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, या ऐसा भी हो सकता है कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस जो प्रोड्यूस हुए हैं कैथोड पे वो अट्रैक्ट कर लिए जाएं टुवर्ड्स एनोड, एनोड उसको एनोड वाली साइड से, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो वो उसको अट्रैक्ट कर ले, वेयर दे कैन बी डिस्चार्ज रिलीजिंग ऑक्सीजन गैस। तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर इसके साथ अट्रैक्ट करके तो ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज कर दे, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन गैस रिलीज होने का की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो क्या है कि दिस ऑक्सीजन गैस में कंटेमिनेट द क्लोरीन एंड रेंडर्स इट्स इम्प्योर। तो अब होता ही है कि जो ऑक्सीजन गैस जो है अगर ऐसा हो कि अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो टुवर्ड्स एनोड अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या करती है, उस जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, एट एनोड, उसको क्या कर देगी, कंटेमिनेट कर देगी, क्योंकि अगर एनोड पे ये सारा प्रोसेस हो रहा है तो एनोड पे क्लोरीन गैस भी रिलीज हुई थी, अब उस क्लोरीन गैस को ये क्या कर देगी, कंटेमिनेट कर देगी, मतलब इम्प्योर कर देगी, ठीक है, आलूदा कर देगी, कंटेमिनेट हो जाएगी क्लोरीन एंड रेंडर्स इट इम्प्योर, और जो क्लोरीन है वो क्या हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी, मतलब वो इम्प्योरिटी उसमें आ जाएगी, ठीक। तो हम तो ये ऐसा नहीं चाहते कि इस तरह से प्रोसेस में हो। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम कि क्लोरीन जो है प्रोड्यूस हो अगर तो वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइड आयंस दे दें, तो ये भी प्रॉब्लम है। सेकंड ये कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो टुवर्ड्स एनोड जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी जो कि क्लोरीन जो है उसको कंटेमिनेट कर देगी, उसको इम्प्योर कर देगी।
जाएगी, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स है। अब सवाल पैदा होता है कि इन दो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई हैं उनको सॉल्व करने, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, कैसे उनका क्या सोल्यूशन निकाला जाए कि ये प्रॉब्लम्स दोनों जो है वो ना हो या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो हम इनको जो है अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है पहले हम उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे और फिर इसी तरह जो सेकंड प्रॉब्लम है हम उसको डिस्कस करेंगे। सो हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अब इन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट है, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग एस्बेस्टोस डायाफ्राम। तो हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि आप एस्बेस्टोस डायाफ्राम को यूज़ करते हैं। एस्बेस्टोस डायाफ्राम जैसे कि मैंने आपको फिगर में फर्स्ट में एक्सप्लेन भी की थी कि आप जो है एस्बेस्टोस डायाफ्राम जो है वो वहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये आपको मैं फिगर दोबारा से शो करती हूँ। ये एस्बेस्टोस डायाफ्राम थी, ठीक है। इसको हम क्यों यूज़ कर रहे थे, यानी कि इसका रीज़न, इसकी यही रीज़न थी कि ये एस्बेस्टोस डायाफ्राम फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती थी। बाय यूजिंग एस्बेस्टोस डायाफ्राम दिस कीप्स द टू सॉल्यूशंस सेपरेट। ये दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट रखता था, ठीक है। व्हाइल अलाउइंग सोडियम आयंस टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और सोडियम आयंस को मूव करवाता था कि वो कैथोड की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ आयंस कीप द करंट फ्लोइंग फॉलोइंग थ्रू द एक्सटर्नल करंट। तो इस तरह से जो है वो मूवमेंट ऑफ आयंस जो है वो होगी और जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, यानी कि क्लोराइड आयंस जो है वो इसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, हाइपोक्लोराइड आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट प्रॉब्लम आपने जो सॉल्व की वो किस तरह से सॉल्व की कि एस्बेस्टोस डायाफ्राम को यूज़ करके, ठीक है। अब सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि उसको कैसे जो है सॉल्व किया जाए, उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। द सेकंड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड कीपिंग द लेवल ऑफ ब्राइन इन एनोड कंपार्टमेंट स्लाइटली हायर। अब इसमें क्या होता है कि एनोड कंपार्टमेंट में आपने जो ब्राइन का लेवल है वो स्लाइटली हायर रखा है, ठीक है, हायर रखा है। इसको भी मैं आपको फिगर के थ्रू जो है वो बता देती हूँ। तो ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपकी ये इसमें जो लेवल है इसमें आप देख रहे हैं ये आपका एनोड कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसमें ब्राइन जो है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है इसमें ब्राइन का लेवल जो है वो आपने ज़रा सा हायर रखा है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका लेवल कम है, इसकी निस्बत इसका लेवल कम है, ठीक है। तो ब्राइन का इसमें आपने क्या किया कि एनोड कंपार्टमेंट में आपने जो लेवल ऑफ ब्राइन है वो आपने क्या किया, स्लाइटली हायर रखा है, ठीक है। एंड दिस कीप्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड टुवर्ड्स द कैथोड। उससे क्या होगा, एनोड कंपार्टमेंट से जो है लिक्विड फ्लो कर जाएगा टुवर्ड्स कैथोड एंड दस प्रिवेंटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस टू रीच द एनोड। तो इससे क्या होगा कि जब ये लेवल ये यहाँ से लिक्विड जो है वो क्या करेगा, यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन यानी कि इस तरफ हाई है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, फ्लो करेगा टुवर्ड्स कैथोड कंपार्टमेंट। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो क्या करेंगे, उनको पॉसिबिलिटी ही नहीं मिलेगी, यानी कि वो जो है हाइड्रोक्साइड आयंस को एनोड तक पहुँचने में जो है वो उनकी पॉसिबिलिटी को उनको क्या करेगा, ओवरकम करेगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। वो पहुंच ही नहीं सकेंगे एनोड कंपार्टमेंट की तरफ। तो इसी वजह से जो है वो फिर ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन नहीं होने देंगे और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जब ऑक्सीजन गैस ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो जो है क्लोरीन गैस को कंटेमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमने ये डिस्कस किया कि 1 बाय 1 हर प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करनी है। अब जो है हम फाइनल आते हैं कि कितनी % जो है वो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी डायाफ्राम सेल के थ्रू, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपका द सोल्यूशन दैट फ्लोज आउट ऑफ द कैथोड कंपार्टमेंट कंटेन्स 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 16% NaCl। अब इसमें जो सोल्यूशन होता है कैथोड कंपार्टमेंट से जो आपको प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फ्लो आउट हो रहा होता है, तो वो 11% उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है, ठीक है, और 16% NaCl है। अब इतने ज़्यादा आप देख लें कि NaCl उसमें उसकी परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने ऑब्टेन करना है उसकी कंसनट्रेशन जो है उसकी परसेंटेज जो है वो कम है। सो इवेपोरेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, अब हमने क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन होगा आपने उसकी क्या करनी है, इवेपोरेशन करनी है। जब आप इवेपोरेशन करेंगे तो वो क्या हो गया, क्रिस्टलाइज आउट होगा, ठीक है। सो इट इवेपोरेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेस द लेस सॉल्युबल NaCl को वो क्या करेगा, क्रिस्टलाइज करेगा, जो कि लेस सॉल्युबल था, विच इज फिल्टर्ड ऑफ, ठीक है। लेस सॉल्युबल था यानी कि उसमें प्रॉपर्ली सॉल्युबल नहीं हुआ, डिजॉल्व नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर ऑफ हो जाएगा, मीन्स आप उसको फिल्टर कर लेंगे ऑफ द लिक्विड। सो द लिक्विड लेफ्ट कंटेन्स अबाउट 50% NaOH, और जो लिक्विड बचेगा उसमें क्या होगा, 50% NaOH रह जाएगा और ओनली 1% जो है NaCl होगा एज एन इम्प्योरिटी।
अब उसमें इम्प्योरिटी होगी, लेकिन वो आप देखें कहाँ पर 16% NaCl और कहाँ पर 1% NaCl रह गया। अब 1% NaCl जो है वो एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो उसका जो है इतना फ़र्क उसे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है वो देख रहे हैं कि 50% NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लिक्विड में वो प्रेजेंट होगा, और आप जो है वो 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस तरह से ऑब्टेन कर रहे हैं बाय यूजिंग द डायफ्राम सेल। सो फॉर कमर्शियल पर्पसेस दिस स्मॉल इम्प्योरिटी जो है दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। ये इनकी ये वाली जो इम्प्योरिटी है 1% NaCl है, जो कि एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, वो जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कमर्शियली प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग दी डायफ्राम सेल। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको सब समझ आ गया है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर स्टिल इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।